तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन मेनिया में। तो आज हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम देख रहे थे इंडियन रेलवे और एसएससी के लिए पॉलिटी के एक्सपेक्टेड और पीवाई के क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम 2026 के लिए भी काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे जो कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव वाले जो राज्य मंत्री हैं, उनके बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो अगर हम मुख्य अंतर की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं पहले कैबिनेट मंत्री की, फर्स्ट कैबिनेट मंत्री की, और यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार वाले, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, या हम राज्य मंत्री लिख लेते हैं, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, ठीक। तो अगर हम पद में बात करें, तो इस इनका पद उच्च होता है कैबिनेट मंत्री का। और ये जो होते हैं, जो राज्य मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री से जूनियर होते हैं। कैसे होते हैं? जूनियर होते हैं। और इनका जो विभाग होता है, मंत्रालय के बड़े बड़े प्रमुख विभाग होते हैं, बड़े प्रमुख विभाग होते हैं। और इनके जो विभाग होते हैं, ये जो होते हैं, जो विशिष्ट विभागों के प्रभावी होते हैं, कुछ चुने हुए, ठीक। अगर हम रिपोर्ट की बात करें, तो दोनों जो रिपोर्ट होते हैं, वो सीधे ही पीएम को सौंपते हैं। तो इसमें मुख्य अंतर पूछा था, तो इसमें मुख्य अंतर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, स्वतंत्र प्रभाव वाले जो राज्य मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्री के अधीन हुए बिना भी मंत्रालय का नेतृत्व कर सकते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री के अधीन हुए बिना भी ये मंत्रालयों का नेतृत्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार वित्त आयोग नगर पालिकाओं के संबंध में अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है? तो किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को करता है, राज्य के मुख्य सचिव को करता है, राज्य के वित्त मंत्री को करता है, भारत के राज्यपाल को। तो राज्य के राज्यपाल को करता है, ठीक। अगर हम यहाँ बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की क्या बनते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि नगर पालिका से क्या फैक्ट बनते हैं। तो नगर पालिका को सबसे पहले 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद सूची में जोड़ा गया था? ऐसे अनुसूची 12 में जोड़ा गया था। और इस समय सरकार किसकी थी? तो ये थी पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव की इस समय सरकार थी, ठीक। ये तो हो गया नगर उसके बारे में, नगर पालिका के बारे में। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, अगर हम इसमें देखते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल का, राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? ये संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 153, यानी कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक। और आर्टिकल 154 क्या कहता है? जो हमारे जो कार्यपालिका की शक्ति होंगी, जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति होंगी, जो राज्यपाल को निहित होंगे। किसको निहित होंगे? राज्यपाल को निहित होंगे, ठीक। यहीं पे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आर्टिकल 166 का एक, कहता है कि जो राज्य का प्रशासन होगा, जो राज्यपाल के नाम से चलाया जाएगा, राज्यपाल के नाम से चलाया जाएगा,
166 का एक क्या कहता है कि जो राज्य का प्रशासन होगा वो किसके अनुसार चलाएगा, राज्यपाल के नाम से चला जाएगा। आर्टिकल 155 क्या कहता है, 155 क्या कहता है, 155 में क्या है कि इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है, किससे रिलेटेड है, नियुक्ति है, जो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 156 क्या कहता है आर्टिकल, 156 आर्टिकल है जो कार्यकाल की बात करता है, किसी कार्यकाल की बात करता है, जो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक। और 156 का 2 क्या कहता है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में, यानी कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कार्यभार संभालेगा, कार्यभार संभालेगा, ठीक। 156 का 2 क्या कहता है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कार्यभार संभालेगा, ठीक। एक आर्टिकल 157 क्या कहता है, 157 के बात करता है राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात करता है, इसके बारे में बात करता है, योग्यता के बारे में। तो इनकी मिनिमम एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, पिछले क्लास में बताया था, कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, ठीक। और 100 आर्टिकल 159 क्या कहता है, तो राज्यपाल के शपथ के बारे में बात करता है, जो किसके द्वारा कराई जाती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक। दोबारा देख लेते हैं सारे आर्टिकल को। नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका को 74वें कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था अनुसूची 12 में, ठीक। इस समय सरकार किसकी थी, पीवी नरसिम्हा राव की थी। अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा, 153। 153 कहता है कि राज्य भारत के किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 क्या कहते हैं, कार्यपालिका की जो शक्ति होंगी सब राज्यपाल को निहित होंगे। 166 का एक है जो राज्य का प्रशासन होगा जो राज्यपाल के नाम से चलाया जाएगा। 155 बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति की, जो राष्ट्रपति के द्वारा से कराई जाती है। 156 बात करता है राज्य कार्यकाल की, जो 5 वर्ष होता है। 156 का 2 कहता है जो कि इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो कार्यभार संभालेगा। 157 राज्यपाल की योग्यता की बात करता है, जो मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। 158 शपथ की बात करता है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों के मूल अधिकारों के क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन सा संबंध है, आर्टिकल 141 संबंधित है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 124 या आर्टिकल 131। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 131 संबंधित है, ठीक। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की, किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की, एक सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो भारत के किस आर्टिकल में, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, और 124 का 3 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करता है, क्या करता है, न्यायाधीशों की योग्यता की बात करता है, ठीक। और आर्टिकल 136 क्या कहता है, आर्टिकल 136 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार होता है, आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली है कि जो
सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी मामले को रद्द कर सकता है। यानी कि ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और ये है क्या, हाई कोर्ट, ठीक। इसने इसको कुछ मामले दिए, यानी कि कुछ केस दिया। तो ये जो जैसे एक ये केस दिया, इसको दिया केस सुप्रीम कोर्ट को, तो इस केस को ये रद्द कर सकता है, ठीक। क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, ठीक। और यहीं पे आर्टिकल 137 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या किसी के द्वारा दिए गए निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी कि 136 कहता है कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए मामले को रद्द कर सकता है। 137 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए मामले को ये पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक। और नेक्स्ट आर्टिकल इसका क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 141 की बात करते हैं। 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून, घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में, सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित जो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून घोषित किया, तो उस क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन और उनकी समितियों के सदस्य की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों को परिभाषित करने के लिए संविधान के तहत किस प्रावधान का अधिकार दिया गया है? तो किसको दिया गया है, स्वयं को दिया गया। पार्लियामेंट खुद ही उन्मुक्तियों को या किसी अधिकारियों को या शक्तियों को प्राधिकरण कर सकता है। अगर हम विधायिका की बात करें, किसकी, विधायिका की बात करें, तो ये आर्टिकल 79 से 123 के बीच में है। अगर हम बात करें इसके तीन, संसद की बात करें, इसके संसद, विधायिका में संसद की बात करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में होता है इसका राष्ट्रपति, जो आर्टिकल 52 में, ठीक। सेकंड आता है राज्यसभा, जो आर्टिकल 80 में, ठीक। थर्ड आता है लोकसभा, जो आर्टिकल 81 में। संसद की बात किस आर्टिकल में होती है, तो ये 79 आर्टिकल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका, कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन से संबंधित दस्तावेज नहीं है, यानी कि नॉट अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड गुड गवर्नेंस। तो कौन सा नहीं, राष्ट्रीय वन नीति 1988 नहीं है, क्योंकि सुशासन का मतलब ही यही होता है। सुशासन का मतलब क्या होता है, नागरिकों के लिए बेहतर शासन। सुशासन का मतलब क्या होता है,
नागरिकों के लिए बेहतर शासन, सुशासन का ये मतलब होता है। तो इसमें राष्ट्रीय वन नीति कहाँ किस लिए आ गई? तो राष्ट्रीय वन नीति वनों के लिए है। अगर हम सुशासन दिवस पूछे, सुशासन दिवस पूछे, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा बनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने को अधिकार देता है? तो कौन सा है? आर्टिकल 137। कौन सा है? आर्टिकल 137। अभी हमने पीछे पढ़ा था आर्टिकल 137 को। ये आर्टिकल 37 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है जो किसी भी निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो उसी की बात चल रही है इसमें कि कि सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है। तो वो कौन सा है? 137, आर्टिकल 137। नेक्स्ट क्वेश्चन। कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था 89 अमेंडमेंट। ये जो कब हुआ था? यह हुआ था 2003 में। और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 फरवरी 2004 में, ठीक। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल में है आर्टिकल 368 ए के आर्टिकल में है, ठीक। अगर हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करें, तो ये भाग 20 में है। किसमें? भाग 20 में है। और कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक। आर्टिकल पूछे कौन सा है संविधान संशोधन का? तो ये आर्टिकल 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़िया को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा में दर्ज किया गया था? 2012 में दर्ज किया गया था, 2005 में, 2014 में या 2010 में? तो कब किया गया था? 2010 में किया गया था, ठीक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उड़ीसा से रिलेटेड संविधान संशोधन बनता है, तो वह बनता है कौन सा? 96वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, ठीक। इसमें क्या कहा गया था कि आठवीं अनुसूची में ये जो उड़िया शब्द था, उड़िया शब्द को ओड़िया कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? ओड़िया कर दिया गया था। यानी कि 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत अनुसूची 8 में उड़िया को क्या कर दिया गया था? ओड़िया कर दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान
ये भाग थर्ड से हटाकर किस भाग में जोड़ दिया था? तो पहली बात, ये किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत हटाया गया था। ठीक, हटाया गया था तो किस भाग में जोड़ डाल दिया गया था? तो ये भाग 12 में डाल दिया गया था। आर्टिकल कौन सा था इसका? आर्टिकल था 300 का, और 300 ए इसका आर्टिकल था। तीन सौ ए इसका आर्टिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन अनुच्छेद 13 में पूर्व संवैधानिक और अब तक संवैधानिक दोनों कानूनों को न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है? बिल्कुल करता है। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ असंगत और उनके अपमान में असंगत सभी कानून के अमान्य हो शून्य होंगे। ये बिल्कुल सही है। तो इसके ए और बी दोनों सही हैं। बेसिकली आर्टिकल 100 सॉरी आर्टिकल 13 कहता क्या है? आर्टिकल 13 के ये कहता है, पहली बात तो ये क्या है कि मौलिक अधिकारों का ये क्या है? रक्षक है। मौलिक अधिकारों का क्या है? रक्षक है। और यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ऐसा कानून ना बनाया जाए कि ऐसा कानून कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का छीन छीना जाए या उनको कम किया जाए। यानी कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीने या उसे कम करे। तो आर्टिकल 13 क्या मौलिक अधिकारों का रक्षण करता है? मौलिक अधिकारों क्या करता है? रक्षक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।